नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अविनाश यस अकेडमी। दोस्तों, आज ये हमारा घटना चक्र नोट सीरीज का 6th लेक्चर है, जिसमें कि हमारा सब्जेक्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, जिसमें कि ये फंडामेंटल राइट हमारा टॉपिक चल रहा है और इस फंडामेंटल राइट का ये पार्ट 3 है, ठीक है, जो कि घटना चक्र नोट्स में चैप्टर 13 है। तो आज हम अपने फंडामेंटल राइट्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में दोस्तों 2 पार्ट में हमने फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 30 यानी कि 30 तक के आर्टिकल को कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में हम आर्टिकल 32 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो पिछले दोस्तों हमने लेक्चर में आर्टिकल 32 को सिंपली बताया था कि 5 तरह की रिट जारी करी जाती हैं, ठीक है। क्या बताया था हमने कि न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 5 रिट हैं जो आर्टिकल 32 के तहत जारी की जाती हैं, ठीक है, जो कि 5 प्रकार की हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। इसमें दोस्त पहला है हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हैबेस कार्पस। बेटा एक बात याद रखिएगा, आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, ठीक है। आप यूपी पीसीएस और जब आरओ का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे कभी कभी बेटा इंग्लिश में ही दोनों चीजें लिख जाती है, हिंदी में भी इंग्लिश ही लिख देते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों वर्ड याद करके जाया करिए, फिर वहां पे आपको मैचिंग आती है तो आप कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए पहला क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कार्पस। इसे क्या कहते हैं, ये उस व्यक्ति द्वारा प्रार्थना पे जारी किया जाता है जिसे लगता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। यानी कि हार्बिक कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है कि जो भी बंदी है उसको प्रत्यक्ष रूप में सामने लाइए, ठीक है, बिना किसी क्या कहते हैं जानकारी के उसे अवैध रूप से आप बंदी नहीं बना सकते। ओके, तो दूसरा कौन था है, परमादेश यानी कि मैंडमस। ये आदेश तभी जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा होता है। यानी कि कोई अधिकारी है, अपने किसी पद पे कार्यरत है, लेकिन उसके जो कार्यभार है यानी कि जो उसके कर्तव्य है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उस तरीके से उसको निभा नहीं रहा है, तो उसको आदेश दिया जाता है, परमादेश दिया जाता है कि आप अपने कार्यों का पालन कर्तव्यों का करें। ओके, फिर देखिए तीसरा कौन सा है, प्रतिषेध, रिट ऑफ प्रोविजन। ये उच्च न्यायालय द्वारा निचले न्यायालयों को जारी किया जाता है ताकि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य ना करे। जब कोई भी अधीनस्थ न्यायालय होता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य हो जाता है तो उसको उसको प्रोविजन कर दिया जाता है, यानी कि उसको रोक दिया जाता है, प्रतिषेध लेख लिख के उसे मना कर दिया जाता है कि आप अधिकार क्षेत्र से बाहर का कार्य ना करें, ठीक है। चौथा क्या है, उत्प्रेषण, सेट्रोरी। इसका द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों से किसी लंबित मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या उस निर्णय को रद्द करने का निर्देश दिया जाता है, ठीक है। इसमें बेटा क्या होता है, कोई भी अच्छे जो ऊपर न्यायालय होते हैं वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों को जो किसी लंबित मामले होते हैं उसमें उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने या उसके निर्णय को रद्द करने का निर्देश इसमें दिया जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है, याद रखिए। और बेटा आइए याद रखिए कि आता है क्वेश्चन, मैंने पहले ही बताया आपको फंडामेंटल राइट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। क्या कहते हैं आर और क्या कहते हैं यूपी पीसीएस जैसे एग्जामों के लिए इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन तो बेटा सिर्फ आपको फंडामेंटल राइट से आ जाएंगे, ठीक है, और 20-22 क्वेश्चन आते हैं मिनिमम कम से कम आपके कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, आइए देखिए पांचवा के अधिकार प्रक्षालेख, इसे कहते हैं वो वारंटो। जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पे कार्य करने लगता है जिस पर उसका कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय उसका ये आधार पूछती है कि आप किस हक से ये काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति उस पद पे कार्य नहीं करता लेकिन वो काम कर रहा है, तब उससे न्यायालय पूछता है कि आखिर आप किस हक से, किस पे इस पद पे रह के काम कर रहे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं ये अधिकज प्रच्छ यानी कि वो रंटो। इस तरह बेटा ये हमारे 5 हुए, है ना, जिस तरह की रेट क्या कहते हैं न्यायालय द्वारा जारी करी जाती है आर्टिकल 32 के अधीन, जब आपके क्या कहते हैं मूल अधिकारों का हनन हो रहा होता है, तब आप उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट दोनों जाके आप अपने क्या कहते हैं मूल अधिकारों को रक्षा करा सकते हैं और उसे अप्लाई करा सकते हैं, यानी कि लागू करवाया जा सकता है, ठीक है। ये मैंने पिछले आपके चैप्टर में इन सबको बताया था। ओके, अब देखिए क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद जो 32 है, बंदी प्रत्यक्ष के हार्वेर कार्पस को किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है, ठीक है। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, क्या है कि जो हार्वे कार्पस है वो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो आता है वो किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि पर्सनल क्या कहते हैं फ्रीडम की महानतम रक्षक है, ठीक है। बेटा आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये वर्ड ऐसे लिख देते हैं, वहां कंफ्यूज हो जाएगी, मान लीजिए बहुत कुछ अलग लिख देंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये नोट्स है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने बनाया हुआ है। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर क्या है, रिट और उनके अर्थ क्या क्या। हाँ बेटा एक चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले देखिए रिट दिए जाते हैं, उनके उनके अर्थ भी दिए जाते हैं, और आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मालूम होना चाहिए, क्योंकि बेटा वहां कभी कभी हिंदी में भी इंग्लिश ही लिख देते हैं, ठीक है। लिखा हुआ जरूर देवनागरी लिखे होगा लेकिन लिखा हुआ इंग्लिश ही रहता है, इसलिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मालूम होना चाहिए और इसमें मैचिंग आती है। ओके, आइए देखते हैं क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि पहले सर्विस कार्पस। इसका मतलब हिंदी में अर्थ होता है हमें शरीर चाहिए, टू हैव द बॉडी ऑफ,
ठीक है। दूसरा होता है परमादेश, जिसे मैंडेमस कहते हैं, इसका मतलब होता है हम आदेश देते हैं, वी कमांड। ओके। तीसरा होता है प्रतिषेध यानी प्रोविशन, अधीनस्थ न्यायालयों का लेख, इसे प्रोहिबिट कहते हैं यानी कि मना कर दिया जाता है। फिर उत्प्रेषण यानी सेटरोई, पूर्णतः सूचित कीजिए, ठीक है, टू बी सर्टिफाइड। फिर अधिकार प्राचा को वारंट हो, किस अधिकार से, है ना, बाय व्हाट अथॉरिटी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस को चारों पांचों को याद कर लीजिएगा, इसलिए मैंने बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। जैसे आपको डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा कोई सी, मान लीजिए उसने प्रतिषेध पूछ लिया और ऊपर लिख दिया टू हैव द बॉडी, तो गलत हो जाएगा, प्रतिषेध यानी कि टू बी प्रोहिबिटेड। ओके, इस तरह से मैचिंग आती है बेटा इन सबकी। आइए आगे देखते हैं। इसमें बेटा कुछ प्रमुख बिंदु हैं कि जो उत्प्रेषण होता है सेटरोरी, इस संविधान उपचारों में से पोस्टमार्टम री एग्जामिनेशन कहा जाता है, ठीक है ना। उत्प्रेषण को क्या कहते हैं, संविधान उपचारों में से पोस्टमार्टम कहा जाता है, किसे, उत्प्रेषण को। इसमें अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिया जाता है कि वे अपने लंबित मुकदमों को निर्णय लेने के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजें, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर है परमादेश मैंडेमस, ये तब जारी होता है जब कोई अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता या उसे अपनी शक्तियों के अनुसार काम करने को कहा जाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बेटा हाँ बेटा, एक ये क्वेश्चन अब बहुत आता है और कई बार आया है, मूल अधिकारों से संबंधित प्रमुख वाद। आर ओ पीसीएस का तो बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन, एक आना ही आना है, आप इसको रट लीजिएगा एनी हाउ। ओके, आइए देखते हैं। ये बेटा कुछ केस है, उसको ईयर वाइज दिया जाता है, किससे क्या क्या चीज जुड़ा हुआ है, इसको देखिए और ईयर जरूर बेटा याद रखिएगा इसके, ठीक है, नाम विद नेम ना ईयर, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला है शंकरी प्रसाद केस, ठीक है, इसमें क्या कहा था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, ठीक है, ये कब आया था, 1951 में। ओके, फिर क्या कह रहा है, सज्जन सिंह केस 1965 में आया था, जिसने उन्होंने बोला था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, इन्होंने भी बोला कर सकती है, इन्होंने भी बोला कर सकती है, ये आया था 1965 में। फिर आया था गोलकनाथ, ये हुआ था 1967 में, इन्होंने बोला था मूल अधिकारों के संशोधन पे रोक लगा दी गई थी, ठीक है, गोलकनाथ जो केस हुआ था उसमें क्या था, रोक लगा दी गई थी। फिर केशवानंद भारती केस आया कब, 1973 में, 1973 में, जिन्होंने बोला कि संसद संशोधन तो कर सकती है, सॉरी, संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन आधारभूत ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को छेड़े बिना, यानी कि बुनियादी ढांचे का सिद्धांत इसमें दिया गया था, किसमें, केशवानंद भारती केस में। ये बेटा याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए हैं, क्या है कि केशवानंद भारती 1973 यानी 1973 में ये केस हुआ था, जिसमें कहा गया था कि आप संशोधन संसद कर सकती है, क्या कहते हैं, लेकिन आधारभूत ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर को बिना छेड़े, यानी कि केशवानंद भारती केस में ही बुनियादी ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था। ओके, फिर एक केस आया था बेटा मिनर्वा मिल्स 1980 में, जिसमें भी कहा गया था कि बुनियादी ढांचे को छेड़े बिना, छोड़े बिना नहीं बेटा, छेड़े बिना, मतलब उसमें कोई भी हस्तक्षेप करे बिना संशोधन किया जा सकता है। ओके, तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं केसेस थे, इनको रट लीजिएगा, ईयर वाइज आते हैं, ये 5-6 हैं लेकिन आते ही आते, इनमें से एक दो जरूर आएगा। ओके, फिर देखिए बेटा कुछ बेसिक महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बेसिक स्ट्रक्चर देखिए, जो बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत है, ठीक है ना, मैंने बताया अभी है ना कि केशवानंद भारती का नाम केरल राज्य विवाद में दिया गया था, इसका पूरा नाम बेटा याद कर लीजिएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद, ठीक है, किसमें भी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया था। ओके, फिर एक क्या है कि 44वें संविधान संशोधन 1978, 44th क्या कहते हैं अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। बेटा मैं पिछले जो लेक्चर था उसमें भी बताया था, इसमें भी आ गया, मैं फिर से बता दिया, ठीक है। इसे भाग जो 12 के अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार अब बना दिया गया है, यानी जो संपत्ति का अधिकार था बेटा, तो पहले आर्टिकल 31 के अंतर्गत आता था, तो उसे 44 संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया, उसे अब भाग 12 के अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक अधिकार यानी कि एक लीगल राइट बना दिया गया है। ओके, ये याद रखिएगा। और जो ये अधिकार है लीगल राइट 300A अनुच्छेद 12 के अंदर अनुच्छेद 300A के तहत ये सभी नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों को प्राप्त है, बेटा याद रखिएगा। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रह गया, ठीक है, जो अधिकार है वो मूल अधिकार नहीं रह गया, वो अब क्या हो गया कि विधिक अधिकार हो गया, लीगल राइट हो गया, बेटा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है। ओके, आरओ और यूपीएससी बेटा पैक्ट है, रिवीज होगा तो रिवीजन में तो जरूर होगा, लोअर पीसीएस और जिस तरह भी वन एग्जाम है इनमें 100% आते हैं इस तरह के क्वेश्चन। ओके, अब ये विधिक अधिकार ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये वही बात कह रहा है। आइए देखते हैं फिर भाई और कुछ महत्वपूर्ण देखिए तथ्य क्या है। जो 44 संशोधन हुआ था 1978, उस संशोधन के समय भारत में जनता पार्टी की सरकार थी, बेटा वहां पे पार्टी चेंज कर देंगे क्वेश्चन में, क्योंकि स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आया हुआ है, कोई स्टेटमेंट देंगे उसमें पार्टी चेंज कर देंगे, ठीक है, जबकि यहाँ पे पार्टी का नाम है जनता पार्टी सरकार थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, बेटा ये क्वेश्चन आया हुआ है, याद ध्यान रखिएगा। जब 44 संशोधन हुआ था 1978 में, तो पार्टी थी जनता पार्टी की और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। जो मूल अधिकार है
विरोध का अधिकार, समान देखिए हाँ, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिए। क्या है? जो मूल अधिकार है, उसमें विरोध का अधिकार, समान आवास का अधिकार और सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है? जो मूल अधिकार के अंतर्गत विरोध कर भाई आप किसी का विरोध थोड़ा कर सकते हैं। हाँ, गलत बात का आप बात उठा सकते हैं, अगर चाहो आपका मूल आपके अधिकारों का हनन हो रहा हो, लेकिन आप विरोध नहीं कर सकते। कोई मतलब नहीं है आप सरकार का विरोध करने निकल गए रोड पे, ठीक है? पुलिस बहुत दौड़ाएगी। ठीक है? तो दूसरा और समान आवास का आधार। अब ऐसा थोड़ा ना कि आपके बगल वाले ने अगर 3 तल्ले का मकान बना लिया तो आपको भी दिखेगा आपको 4 स्टोरी बंगला चाहिए, ऐसा नहीं है। समान आवास नहीं दिला सकते, आपको समान अवसर दिया जा सकता है। आप उसे पढ़िए, मेहनत करिए और अपना घर है स्वयं बनाइए, चाहे जितने आपको कहते हैं लेवल का बनाना हो, ओके? और सूचना का अधिकार, बेटा सूचना का अधिकार ये तीनों अधिकार हैं जो ये मूल अधिकारों में नहीं आते हैं, ठीक है? आरटीआई सूचना का अधिकार ये है जो कि एक विधिक कानूनी अधिकार है, ठीक है बेटा? ये तीनों तो बाकी ये तीनों तो है ही नहीं, समान आवास विरोध का अधिकार तो है ही नहीं, लेकिन जो सूचना का अधिकार है वो एक विधिक कानूनी अधिकार है, ठीक है? राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं सूचना का अधिकार। फिर बेटा एक बात आता है राष्ट्रीय गीत। बेटा देखिए यहाँ पे जब कोई स्टेटमेंट देंगे हो सकता है राष्ट्रगान लिख दें या कुछ चीजें उसमें चेंज कर दें, ठीक है? तो ध्यान रखिए कि राष्ट्रगीत की बात हो रही है यहाँ, कि किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ओके? ये वाक की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होगा, यानी किसी को भी जबरदस्ती आप राष्ट्रीय गीत नहीं बोलवा सकते कि नहीं आप गाइए ही गाइए, ऐसा कोई नियम लॉ नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये की वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। बेटा एक विधिक उपबंध यह है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को भी बाध्य करने वाला कोई विधिक या कानूनी नियम भी नहीं है। इसी चीज को ये क्लैरिफाई कर रहा है स्टेटमेंट के थ्रू, ओके? फिर क्या कह रहा है कि विदेशी नागरिकों को अधिकार क्या है कि कोई भी विदेशी नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। ये विदेशी नागरिकों के लिए बेटा, जो कोई भी अगर क्या कहते हैं फॉरेनर अगर आता है तो यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि हमको यही व्यापार करना है या इसी व्यवसाय की स्वतंत्रता हमें स्वतंत्रता दीजिए, ऐसा नहीं है। तो उसके रोक होती है, अगर वो नागरिक बन जाएंगे, यहाँ रहेंगे, उसके लॉ को फॉलो करेंगे या इंडिया के, तब उनको ये लॉ मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ सिटीजन के लिए है, ओके? आइए देखते हैं। फिर बेटा एक है बंधुआ मजदूर, है ना? क्या है कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा 1975 1975 में पारित किया गया था। बाद में लेकिन इसका जो स्थान ले लिया था वो मजदूरी प्रथा उन्मूलन। पहले क्या था बंधुआ मजदूर उन्मूलन, फिर हो गया था इसकी जगह ले लिया था मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 में, ठीक है? बेटा अब ये क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे नहीं मालूम मूल काल में ये ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं था, लेकिन ठीक है आया हुआ है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ओके? आइए अब देखिए क्या है कि एक बहुत अच्छी बात कही गई है, अभी भी बेटा वही चल रहा है कि अधिकार के बिना कर्तव्य उसी के प्रकार है जैसे मनुष्य के बिना परछाई, ठीक है? मनुष्य बिना परछाई के। ये बात किसने बोली थी? अर्नेस्ट बर्कर द्वारा। याद करिए बेटा एक स्टेटमेंट है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कि जो अधिकार है वो बिना कर्तव्य उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, ओके? फिर क्या है? भारत के संदर्भ में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित है। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में अधिकार और कर्तव्य एक ही वस्तु के दो चरण हैं। अधिकार कर्तव्य के साथ सह संबंधित है, ओके? अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। हाँ बेटा ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो अधिकार हम लोग को मूल अधिकार दिए हुए हैं वो राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं। या राज्य के विरुद्ध इसे बेटा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जो हम लोग को अधिकार मिलते हैं, जो नागरिकों को अधिकार मिले हैं वो कहीं न कहीं स्टेट यानी कि सरकार यानी कि जो है नियम है, जो पावर है सरकार की उसको कम करते हैं, ठीक है? इसलिए ये उसके विरुद्ध थोड़े से लगते हैं क्योंकि वो सरकार की पावर को कम कर देते हैं कि वो ज़्यादा दबाव नहीं डालते, किसी का प्रेशर किसी आपके ऊपर थोप नहीं सकते क्योंकि हमारे अपने अधिकार है, मुझे मैं उसकी उसकी तरह लड़ूंगा, ठीक है? अगर नहीं होगा तो जाके न्यायालय से उसको लागू करवाऊंगा। इसलिए ये जो अधिकार हैं ये क्या कहते हैं? राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे होते हैं, ओके? याद रखिए बेटा, अच्छा पॉइंट है ये। फिर बेटा एक है सेवा का अधिकार। जो राइट टू सर्विस की अवधारणा है वो ग्रेट ब्रिटेन से प्रारंभ हुई थी, ओके? याद रखिए स्टेटमेंट है, आया हुआ है क्वेश्चन है। अब देखिए बेटा कुछ चीजें हैं जैसे केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, विदेशियों को नहीं। तो बेटा जो कुछ अधिकार होते हैं वो सिर्फ विदेशियों को प्राप्त है या तो केवल सिर्फ क्या कहते हैं नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है, ठीक है? तो ये देखते हैं इससे पहला क्या है कि वे नागरिक को जो नागरिकों को प्राप्त है मूल अधिकार है, विदेशियों को नहीं, मतलब विदेशियों को नहीं, सिर्फ यहाँ के भारत के नागरिकों को प्राप्त है। देखिए कौन कौन सा क्या? पहला अनुच्छेद 15 जो कहता है धर्म, मूल, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पे भेदभाव का निषेध है, यानी कि नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो विदेशी है तो उसके धर्म, मूल और जाति के लिंग के हम उसके साथ भेदभाव कर सकते हैं, उसको हम उस लाइन में क्या कहते हैं बराबरी नहीं दे सकते जो भारत के नागरिकों के लिए है, ठीक है? फिर कहते हैं अनुच्छेद 616 लोक नियोजन, सरकारी नौकरी के विषय में अवसर के प्रदान। अब भाई कोई विदेशी है वहां से पता नहीं कौन सी डिग्री करके आया है, यहाँ पे थोड़ा उसको मैं इंजीनियर बना दूं या डॉक्टर बना दूं, ठीक है? बराबरी नहीं करेगा, वहां का नागरिक बन जाएगा तो उसके साथ
क्या कहते हैं अवसर की समानता उसको नहीं दी जा सकती। ओके, फिर है आर्टिकल 19, विचार व्यक्ति शांतिपूर्ण सम्मेलन निर्बाध विचार निर्वाध तक संघ बनाने की स्वतंत्रता। ये विदेशियों के लिए नहीं है, ये भारत के लिए होती है कि आप कुछ भी विचार दे सकते हैं, हम अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि विचार के अगर किसी सरकार के लिए अपने उसके विरोध में बोलने हो चाहे उसके साथ में, लेकिन हम उसको प्रकट कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। लेकिन कोई विदेशी आके यहाँ की सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकता है। ओके, तो कौन कौन से हुए बेटा? आर्टिकल 15, 16, 19। अब आइए देखिए अगला कौन सा है। आर्टिकल है 29। क्या कह रहा है? अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संगति सम्मति अधिकार। बेटा ये जो अधिकार दिए हुए आर्टिकल 19, ये सिर्फ यहाँ के जो अल्पसंख्यक है, जो अल्पसंख्यक बात हो रही है, यानी कि देश के अल्पसंख्यक की बात हो रही है, कोई विदेश की अल्पसंख्यकों की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे केवल ये सिर्फ नागरिकों को दिया गया है, यानी भारत देश के जो भी अल्पसंख्यक है सिर्फ उनको ये अधिकार प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अल्पसंख्यकों को अपने धर्म के प्रचार हेतु शिक्षण संबंधी स्थापना का अधिकार। तो बेटा जो भी है जो धर्म के प्रचार हेतु जो शिक्षण संबंधी संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं वो सिर्फ अल्पसंख्यक कर सकते हैं, ठीक है, ना कि कोई विदेशी। ओके, तो कौन कौन से हुए बेटा? 15, 16, 19, 29 और आर्टिकल 30। ये 5 आपके हो गए जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है, ना कि किसी विदेशियों को। ओके, अब बेटा ऐसे देखिए कुछ हैं जो नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है, जो कि नागरिकों यहाँ के नागरिक यानी भारत के रहने वाले नागरिकों को भी है और जो विदेशी उनको भी प्राप्त है। ये देखते हैं कौन कौन से हैं। हाँ बेटा, लेकिन जो ये है देखिए एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, भारतीय संविधान के कुछ मूल अधिकार है न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि विदेशियों को भी प्राप्त है, लेकिन शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर, ठीक है ना। प्राप्त है विदेशियों को लेकिन शत्रु देश ना हो, जैसे हमारा पाकिस्तान शत्रु देश है, ठीक है, तो उसको ये अधिकार यहाँ पे आकर आता भी है तो उसको अधिकार ये नहीं मिल सकते, शत्रु देशों को यहाँ पे नहीं मिल सकता। आइए देखते हैं कौन कौन सा। पहले आर्टिकल 14, विधि के समझ समझता अविधियों के सम्मान समझता, यानी कि उनके लिए नियम बराबर होगा और हर नियम के लिए वो बराबर होंगे, लेकिन ऐसा क्या कहते हैं शत्रु देश के लिए नहीं है। मैंने यहाँ पे लिख दिया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज शत्रु देश के नागरिकों को छोड़कर है, लेकिन यहाँ पे देश मतलब नागरिक और विदेशी दोनों के लिए है। अगर कोई भी आता है तो विधि की समझ उनको समान समता मिलेगी, ठीक है। फिर आता है आर्टिकल 20, अपराधों के लिए दो सिद्धि संबंध में, मान लीजिए कोई अपराध हो जाता है उनसे तो दो सिद्धि के संबंध में भी जो छूट या अधिकार भारतीय नागरिकों को है वही विदेशियों को भी है, ठीक है। फिर आर्टिकल 21, ये तो बेटा बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी के लिए होगा क्योंकि ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ये पर्सनल कहते हैं हो जाता है बहुत, ठीक है। तो ये तो सबको है, विदेशियों को भी है और हिंदुस्तानियों को भी है। फिर एक आर्टिकल 21 का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, अगर वो यहाँ रहता है कोई विदेशी तो उसको प्राथमिक शिक्षा मिलेगी, उसको शिक्षा का अधिकार है, भले उसने यहाँ की नागरिकता ज्ञान न करी मतलब अर्जित ना करी हो, लेकिन अगर वो रह रहा है तो उसको प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। ओके, फिर अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ मामलों में हिरासत और नजरबंदी से संरक्षण, जैसे मैंने बताया था आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था हिरासत में लेने से पहले भी कुछ लॉज हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, है ना, उनको शर्त रखी जाती है, तो वहां पर भी उनको भारतीय नागरिकों को जो सुरक्षा मिलती है वही विदेशियों को भी मिलेगी। फिर अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बलात्श्रम यानी कि जबरदस्ती का श्रम नहीं करा सकते, अवैध व्यापार नहीं करा सकते मानव का, ठीक है, उनके लिए, तो ये भी उससे उनको सुरक्षा यानी कि सुरक्षित है, यानी सुरक्षा प्राप्त है नागरिकों के साथ भारत के, ठीक है। फिर अनुच्छेद 24 में कारखानों में आदि बच्चों का नियोजन प्रतिषेध है, मान लीजिए कोई उनका है उनके बच्चों को कारखानों में जो क्या कहते हैं नियोजन है यानी काम करने के लिए प्रतिषेध कार्य कराना प्रतिषेध है, यानी कि प्रतिबंधित है। ओके, फिर क्या है? अनुच्छेद 25, धर्म की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करने की स्वतंत्रता, अंतःकरण धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण और प्रचार करने हैं। यानी बेटा कोई विदेशी आता है तो जिस भी धर्म को मानता है वो अपने पूरी तरीके से अपने रिलीजन को फॉलो कर सकता है, ठीक है, उसके ऊपर उसको पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी भी देश का हो, ठीक है, नागरिक कोई भी वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है क्योंकि हमारा जो भारत देश है, ठीक है, वो पंथ निरपेक्ष देश है, ठीक है। फिर क्या कहता है? अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक संस्थाओं के प्रबंधन संचालन की स्वतंत्रता, अगर आप यहाँ रहते हैं, अगर आप जैसे मान लीजिए बाहरी है, यहाँ पे अपने धर्म का संचालन कर सकते हैं, ठीक है, संस्थाओं का प्रबंधन कर सकते हैं, ठीक है, आप जिस भी धर्म को मानते हैं। ओके, फिर क्या कहता है आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी विशेष धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु टैक्स से मुक्ति। टैक्स से मुक्ति वैसे भी सबको है लेकिन उसके लिए सिर्फ फी ली जाती है, मैंने पिछले चैप्टर में आपको ये क्लियर भी किया था टैक्स और फी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किसी ये 27 में दोनों को मिला हुआ है, तो उसमें टैक्स से जो मुक्ति मिलती है वो विदेशियों को भी मिलती है। अनुच्छेद 28 क्या कहते हैं? कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक निर्देशों या धार्मिक उपासना को उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, ठीक है, उनके धार्मिक निर्देशों या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में जो भी जिस भी धर्म को मानते हैं, अगर वहां पे वहां शिक्षा दी जाती है धार्मिक, तो वो शिक्षा संस्थान में जाके अपने उस धार्मिक जो निर्देश है या उपासना है उसमें शामिल या उपस्थित हो सकते हैं। ओके, तो दोस्तों आज का लेक्चर हमारा यहीं खत्म होता है।
इसलिए मैं कहते हैं आपका जो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर चल रहा है बेटा, ये भी टॉपिक इसमें फंडामेंटल राइट, इसका ये पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, क्योंकि घटना चक्र में काफी ज्यादा क्वेश्चन है, लेकिन उसको बारे में बहुत शॉर्ट से बहुत कम समय में इसको लाके एक जगह पे बहुत ही सीमित कर दिया है। ठीक है, बहुत कम शब्दों में आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ये और इसी यही नोट्स की इस नोट्स की यही खासियत है। ओके, ये बहुत कम शब्दों में आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा, आपको बार बार मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा ये पार्ट 3 आज का कंप्लीट हो गया है, क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट का। एक बेटा अगला क्या कहते हैं बहुत ही छोटा सा बचा हुआ है चैप्टर है ना, ये थोड़े से पॉइंट बचे, उसको भी मैं नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर दूंगा और आपका फंडामेंटल राइट पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, मुझे आशा है आपको वीडियो बेटा हमारा अच्छा लगा होगा और इसे आप ध्यान से रख के पढ़ते रहिए। एग्जाम बहुत नियर है, आरओ भी बेटा आएगा ही, उसका भी नोटिफिकेशन आ जाएगा मई जून या जुलाई तक में, तो वो भी आएगा, तो आप उसके पढ़ाई में लगे रहिए। ठीक है, कंटिन्यू रखिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसके पार्ट 4 के साथ। ओके, बाय।